नमस्ते दोस्तों। क्या आप सब पैनिक कर रहे हो लास्ट फ्राइडे को मेटल्स में जो हुआ उसे देखकर? क्योंकि देखो, मेरा तो लिटरली दिमाग खराब हो गया था। और उसके ऊपर से मेन स्ट्रीम मीडिया तो यार अपनी एक ऐसी स्टोरी बता रही है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये पूरी सच्चाई पता चले, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज जो मैं बताने वाला हूं वो आपके पैसे बचाने में मदद कर सकता है। लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर करते हैं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैक्रो कैफे का काम है आप तक रियल रिसर्च और रियल एनालिसिस लेके आना, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके इतनी सारी नॉइज में जो मीडिया पे चलती है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, बात कुछ इस तरह है कि थर्सडे को सिल्वर के प्राइस $120 पर आउंस पर थे, मतलब ऑल टाइम हाई। सभी लोग खुश थे, पार्टियां चल रही थी। और फिर फ्राइडे को क्या हुआ, सीधा $78 तक गिर गए। मतलब एक दिन में 35% क्रैश, गोल्ड भी 12% से गिरा। टोटल मिला के $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गई, मतलब पूरे इंडिया के एक साल के बजट से भी ज्यादा, सिर्फ एक दिन में। और उसके साथ साथ माइनिंग स्टॉक्स, ईटीएफ, सब कुछ बर्बाद हो गए। लोग अपना पैसा डूबते हुए देख रहे थे रियल टाइम में। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। फ्राइडे को कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम कोइंसिडेंस बोलकर नहीं टाल सकते। सुनो ध्यान से। पहला कोइंसिडेंस तो यह था कि जेपी मॉर्गन, जो सबसे बड़ा बैंक है अमेरिका में, उन्होंने अपनी पूरी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दी। ट्रेडिंग में जब आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस गिरने वाला है, तो आप उसको आज ही बेच देते हो, जैसे हमारे केस में है सिल्वर। इसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन लेना। जब बाद में सिल्वर का प्राइस सच में नीचे आ जाता है, तो आप उसी सिल्वर को वापस खरीद लेते हो। इस वापस खरीदने को कहते हैं शॉर्ट पोजीशन क्लोज करना। तो इतने बड़े बैंक ये बेट लगा रहे थे कि सिल्वर का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा, और उन्होंने वो बेट एकदम एग्जैक्ट बॉटम पे बंद कर दिया, मतलब जब सिल्वर $78 पर था। इतना परफेक्ट टाइमिंग, सस्पिशियस लगता है ना। दूसरा कोइंसिडेंस, लंदन मेटल एक्सचेंज, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जगह है जहां सिल्वर ट्रेड होता है। वो फ्राइडे को तो ऑफलाइन हो गया, मतलब सिस्टम डाउन। भाई इतना बड़ा एक्सचेंज है और वो भी फ्राइडे को ही डाउन होना था, वाह। तीसरा कोइंसिडेंस है एचएसबीसी बैंक, जो सिल्वर शॉर्ट पोजीशन में दूसरे नंबर पे है। उनका भी सिस्टम ऑफलाइन हो गया सेम टाइम पे, मतलब सब कुछ एक साथ। चौथा कोइंसिडेंस, सीएमई यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है, उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, लेकिन बेसिकली उन्होंने ट्रेडर्स को यह फोर्स करा कि वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर दें। पांचवा कोइंसिडेंस, ये सब फ्राइडे को हुआ जब एशियन मार्केट्स ऑलरेडी बंद हो चुके थे वीकेंड के लिए। तो एशियन इन्वेस्टर्स को टाइम ही नहीं मिला रिएक्ट करने के लिए। सो व्हाट अ स्मार्ट टाइमिंग, जिसमें इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ हो गए। अब मेन स्ट्रीम मीडिया क्या बोल रही थी, वो कह रहे थे कि सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप ने केविन वॉर्श को नया फेड चेयरमैन नॉमिनेट कर दिया। फेड चेयरमैन का मतलब होता है दोस्तों, वो बंदा जो अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। कितना पैसा प्रिंट होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, ये सब। केविन वॉर्श को हॉक कहते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, मतलब ये बंदा इन्फ्लेशन से लड़ने में बिलीव करता है, पैसा प्रिंट करने में नहीं। जब पैसा प्रिंट नहीं होता तो गोल्ड और सिल्वर की डिमांड कम होती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि डॉलर स्ट्रांग होगा, क्योंकि डॉलर की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। और डॉलर और मेटल्स में एक उल्टा रिलेशन है, ये हमने पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस करा है। तो अगर डॉलर ऊपर जाता है तो मेटल्स नीचे आते हैं। तो मीडिया ने बोला कि बस यही रीजन है क्रैश का। लेकिन यार इतना बड़ा क्रैश सिर्फ इस वजह से, कुछ तो गड़बड़ है। चलो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये है असली वेपन इस पूरी कहानी का। देखो, जब तुम सिल्वर फ्यूचर्स बाय करते हो, मतलब आगे जाके सिल्वर लेने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो तुम्हें पूरा पैसा अभी इंस्टेंटली नहीं देना पड़ता। मान लो तुमने $1 लाख के सिल्वर लिए हैं, तो तुम सिर्फ $10,000 देते हो एज मार्जिन, और एक्सचेंज तुम्हें $1 लाख के पोजीशन दे देती है। ये है 10:1 की लेवरेज। इसका क्या फायदा है, अगर प्राइस 10% बढ़ा तो तुम्हें 100% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि तुमने सिर्फ $10,000 लगाए थे। अमेजिंग राइट। लेकिन इसका नुकसान क्या है, अगर प्राइस 10% नीचे गया तो तुम्हारे पूरे $10,000 डूब सकते हैं। और यहां पे एक्सचेंज की पावर दिखती है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, वो एक्सचेंज जहां सिल्वर ट्रेड होता है, वो किसी भी वक्त मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा सकता है।
मतलब वो ये बोल सकता है कि आदित्य भाई अब 10% नहीं, तुम्हें 20% या 30% या फिर 40% देने पड़ेंगे। आप सोचो, तुम्हारे पास ऑलरेडी सिर्फ उतना ही पैसा था जितना तुमने लगाया था, और सडनली एक्सचेंज ये कह दे कि और पैसे दो, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? पहला ऑप्शन है और पैसा अकाउंट में डालो टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो पैसा है ही नहीं तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन टू, अपनी पोजीशन सेल कर दो, मतलब फोर्स्ड सेलिंग। तुम्हें नहीं बेचना लेकिन बेचना पड़ रहा है। अब समझो क्या होता है जब बहुत सारे ट्रेडर्स को एक साथ फोर्स सेलिंग करनी पड़ती है। पहला ट्रेडर सेल करता है बिकॉज उसके पास मार्जिन नहीं है, प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, प्राइस नीचे जाने से दूसरे ट्रेडर का जो मार्जिन कॉल है वो ट्रिगर हो जाती है, वो भी बेचने लगता है, प्राइस और नीचे जाता है, ये और नीचे जाने से तीसरे चौथे पांचवें ट्रेडर के मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं, वो सब बेचते हैं मार्केट में। ये एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है, जैसे डोमिनोज लाइन में गिर रहे हो, एक के पीछे एक के पीछे एक, और प्राइसेस सीधा नीचे। फ्राइडे को यही हुआ, सीएमई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि ट्रेडर्स के पास ऑप्शन ही नहीं बचा, वो सब बेचने लग गए, और जब सभी एक साथ बेचने लगे तो क्रैश तो होना ही था। दोस्तों, ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है, ये फोर्थ टाइम है जब सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। आओ इतिहास उठा के देखते हैं कब ये पहले हुआ था। 1980s में क्या हुआ? दो भाई थे जिनको कहते थे हंट ब्रदर्स, बहुत अमीर लोग। उन्होंने सोचा कि पूरी सिल्वर मार्केट को कॉर्नर कर लेंगे, मतलब इतनी सारी चांदी खरीद लेंगे कि प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा। सिल्वर का प्राइस $10 से सीधा $50 पे पहुंच गया, मतलब 5 गुना ज्यादा। लेकिन फिर क्या हुआ? एक्सचेंज ने रूल 7 इंप्लीमेंट कर दिया। इसका मतलब था कि अब तुम सिल्वर खरीद नहीं सकते, सिर्फ बेच सकते हो। बाय बटन ही बंद कर दिया। हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल्स मीट नहीं कर पाए, उनके पास कैश नहीं था, और सिल्वर 80% क्रैश हुआ। भाई साहब 80%, $50 से सीधा $10 के आसपास आ गया। फिर देखो 2011 में क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। 2008 में लेमन ब्रदर्स वगैरह डूब गए थे, याद है? बैंक्स के ऊपर से ट्रस्ट उठ गया था, तो लोग गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाने लगे सेफ्टी नेट के लिए। सिल्वर $18 से $49 तक पहुंच गया। फिर सीएमई ने क्या किया? 2 हफ्ते में 5 बार मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए, 5 बार। रिजल्ट, सिल्वर 48% क्रैश हुआ, आधा प्राइस गायब। दिसंबर 2025 का देखो रीसेंट एग्जाम्पल। अभी सिर्फ 2 महीने पहले की बात है जब सिल्वर $84 पे पहुंच गया था, उस वक्त तक ऑल टाइम हाई पे था। और गेस करो क्या हुआ? सीएमई ने क्रिसमस हॉलीडेज में जब ट्रेडिंग बहुत कम होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए 2 बार। सिल्वर 13% से गिरा। अब देखो अभी वाला क्रैश, जनवरी 2026 वाला, और अब यही पैटर्न फिर से, लेकिन इस बार 10 गुना ज्यादा प्राइस बढ़ा हुआ था। सिल्वर $120 से $78 पे आ गया, ये 35% क्रैश है। सेम प्लेबुक, सेम प्लेयर, सेम आउटकम, सिर्फ एक्सक्यूज बदल जाता है हर बार। अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि सिल्वर दो तरह से ट्रेड होता है। पहला है पेपर सिल्वर, ये है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब खाली कागज पे लिखा हुआ प्रॉमिस कि हाँ भाई तुम्हें फ्यूचर में सिल्वर मिलेगा, लेकिन अभी तुम्हारे पास फिजिकल सिल्वर नहीं है। ये कॉमेक्स पे ट्रेड होता है शिकागो के अंदर। पेपर मार्केट में लेवरेज यूज करी जाती है, मतलब थोड़ा पैसा में ज्यादा एक्सपोजर लिया जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया लेवरेज एक डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है। अब सुनो ये शॉकिंग फैक्ट, हर 350 आउंस पेपर सिल्वर के लिए सिर्फ 1 आउंस फिजिकल सिल्वर अवेलेबल है, मतलब 350:1 का रेशियो। समझे? मान लो एक बैंक के पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, लेकिन उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए के चेक इशू कर दिए। जब तक सब लोग एक साथ चेक नहीं लेने आते सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सोचो सब एक साथ आ गए तो क्या होगा? दूसरा है आपका फिजिकल सिल्वर, यह है असली चांदी, कॉइन्स बार्स, जो तुम हाथ में रख सकते हो, जो तुम्हारे लॉकर में है। फिजिकल मार्केट स्लो मूव करती है, सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड है, ये मैनिपुलेट नहीं हो सकती बाय चेंजिंग सम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन अ कंप्यूटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्रैश से सिल्वर की सप्लाई प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। सोलर पैनल्स बनाने के लिए सिल्वर चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिल्वर लगती है, एआई डेटा सेंटर्स में सिल्वर यूज होता है। ये सब इंडस्ट्रीज को बूम कर रही हैं, लेकिन सिल्वर की सप्लाई वो नहीं बढ़ रही इतनी तेजी से। रिजल्ट, पिछले 5 साल से हर साल 200 मिलियन आउंस की शॉर्टेज है, मतलब डिमांड सप्लाई से 200 मिलियन आउंस ज्यादा है हर साल। 5 साल में करोगे अगर कैलकुलेट तो 1 बिलियन आउंस की टोटल डेफिसिट है। तो जब शॉर्टेज है तब प्राइस को क्या जाना चाहिए? ऊपर। लेकिन पेपर मार्केट में मैनिपुलेशन से वो नीचे भी आ सकता है, लेकिन टेम्परेरीली।
और देखो शंघाई में तो क्या हो रहा है, वहां फिजिकल सिल्वर का प्राइस जो है वो पेपर प्राइस से $40 ज्यादा है। मतलब लोग इतना प्रीमियम दे रहे हैं एक्चुअल सिल्वर के लिए, क्योंकि उन्हें यह चीज पता है कि असली चीज की वैल्यू ज्यादा है। तो इस बार मैं आपसे पूछता हूं, हु रियली वन द गेम? जब सिल्वर $120 पे था, सबसे ज्यादा पेन किसको हो रहा है? बैंक्स को। क्योंकि ज्यादातर बैंक सिल्वर में शॉर्ट होते हैं, मतलब उन्होंने बेट लगाई होती है कि प्राइस नीचे जाएगा फ्यूचर में। और जब प्राइस $120 तक चला गया तो बैंक्स के लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उन्हें अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करनी होती है, लेकिन $120 पे क्लोज करेंगे तो भारी लॉस होगा। तो क्या हुआ? फ्राइडे को एक गेम खेला गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई, थोड़ी सी फेक न्यूज डाल दी गई, एल्गोरिदम्स को ट्रिगर कर दिया गया और बूम, प्राइस $78 तक आ गया। अब बैंक्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर ली $78 पे, जेपी मॉर्गन ने एग्जैक्ट बॉटम पे। कितना कन्वीनियंट है ना? तो विनर कौन? बैंक्स। लूजर कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आप लोग और हम जैसे लोग। तो फ्राइडे को सुबह जब सब कुछ ऑलरेडी एक केओस में था, रियूटर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। रिपोर्ट में यह लिखा गया कि यूएस गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिक मेटल्स के लिए सपोर्ट बंद कर रही है, मतलब सिल्वर और गोल्ड को गवर्नमेंट बैकिंग नहीं देगी। यह न्यूज सुन के और ज्यादा पैनिक हो गया मार्केट में। लेकिन फिर क्या हुआ? यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट दी कि यह रिपोर्ट तो डेलिबरेटली मिसलीडिंग है, मतलब जानबूझ के गलत न्यूज स्प्रेड करी जा रही है। अब सोचो, किसी ने जानबूझ के गलत न्यूज क्यों फैलाई? क्योंकि उन्हें फायदा होता है प्राइस क्रैश से। लेकिन तब तक बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका था। एल्गोरिदम ने वो न्यूज पढ़ी, सेलिंग ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए और क्रैश हो गया। तो तुम सोच रहे होगे कि भाई ये सब तो बड़े प्लेयर्स का गेम है, हम जैसे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दोस्तों। देखो कैसे। अगर तुम्हारे पास सिल्वर कॉइन्स हैं, तुमने देखा होगा कि उनकी वैल्यू एक दिन में कितनी गिर गई। लेकिन अब तुम सोच सकते हो कि ये नेचुरल क्रैश नहीं था, ये एक इंजीनियर्ड क्रैश था। तो पैनिक में बेचना नहीं है। अगर तुम फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अब तुम जानते हो कि कब बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। जब ये मैनिपुलेशन होता है तब स्मार्ट मनी बाय करते हैं और पैनिक मनी सेल करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आगे क्या होगा? हिस्ट्री से सीखते हैं। 1980s के बाद रिकवरी देखो, सालों लग गए रिकवरी होने में, क्योंकि वो एक स्पेक्यूलेटिव बबल था, कोई रियल डिमांड नहीं थी। हंट ब्रदर्स सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे थे। 2011 की रिकवरी देखो, इधर भी सालों लगे, क्योंकि ये एक फियर ड्रिवन रैली थी जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आई। जब फियर कम हुआ, डिमांड भी कम हो गई। दिसंबर 2025 के बाद की रिकवरी देखो, सिर्फ कुछ हफ्ते लगे, क्योंकि अब रियल इंडस्ट्रियल डिमांड है। सोलर, ईवीज, एआईज, ये सब सिल्वर यूज कर रहे हैं, तो शॉर्टेज रियल है। दिसंबर में क्रैश होने के बाद सिल्वर वापस $120 तक पहुंच गया कुछ ही हफ्तों में। और करंट क्रैश जो अभी हुआ है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये भी दिसंबर जैसा ही होगा, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, सप्लाई डेफिसिट में है और इंडस्ट्रियल डिमांड काफी हाई है। लेकिन ध्यान रहे, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है, अपने रिसर्च पे बेस्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो है पोजीशन साइजिंग। मतलब उतना ही इन्वेस्ट करो जितना कि अगर लॉस हो भी जाए तो आपकी नींद ना उड़े। अगर आपको रात को सोने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, मतलब आप लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट करा हुआ है। और रूल ऑफ थंब इसको मान लो, कभी भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का 100% एक ही एसेट में मत डालो, डाइवर्सिफाई करो। सिल्वर अगर तुम्हें लगता है एक अपॉर्चुनिटी है तो थोड़ा डालो, गोल्ड भी रखो थोड़ा वो, क्योंकि कम वॉलेटाइल है। स्टॉक्स भी रखो, बॉन्ड्स भी रखो और रियल एस्टेट भी। अब प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सिल्वर है तो पैनिक मत करो, फंडामेंटल्स देखो, और अगर तुमने लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए लिया था तो होल्ड करो, क्योंकि ये टेम्पररी डिप है। और एक और इसके ऊपर बात, तुमने ये चीज देखी होगी कि सिल्वर 35% गिरा लेकिन गोल्ड सिर्फ 12%। क्यों? पहला रीजन है साइज मैटर्स। गोल्ड मार्केट बहुत बड़ा है सिल्वर से। बिगर मार्केट मींस लेस वॉलेटिलिटी। जैसे एक छोटी नाव को हिलाना इजी है लेकिन बड़े जहाज को हिलाना मुश्किल है। दूसरा, इंडस्ट्रियल यूज। सिल्वर का 50% से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में जाता है। गोल्ड मोस्टली इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी है, तो सिल्वर की डिमांड सप्लाई इंडस्ट्रियल साइकिल से ज्यादा इफेक्ट होती है। सिल्वर फ्यूचर्स में ज्यादा लेवरेज होता है गोल्ड से। ज्यादा लेवरेज मींस ज्यादा वॉलेटिलिटी।
तो अगर तुम्हें कम रिस्क चाहिए, गोल्ड बेटर ऑप्शन है। अगर तुम्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए और रिस्क ले सकते हो तो सिल्वर बेटर ऑप्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, समझो कि मार्केट कैसे काम करती है। जब तुम गेम को समझ जाते हो तब तुम बेटर डिसीजन ले सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि बहुत कम लोग ये सब समझते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बस केविन वॉर्स की बात बताती रहेगी, लेकिन असली स्टोरी ये है। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा क्या व्यू है। क्या तुम्हारे पास सिल्वर है? क्या तुमने सिल्वर को खरीदा या फिर बेचा? टेक केयर, स्टे स्मार्ट और अपने पैसे की देखरेख करो, क्योंकि वॉल स्ट्रीट तुम्हारे पैसे की देखरेख नहीं करेगा। जय हिंद।